हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर ज्योग्राफी क्लासेस। देखिए, हमने ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया ये टॉपिक हमारा चल रहा था और हमने जो इससे पहले देखा था कि इंडिया में जो प्लानिंग कमीशन है, जिसको हम नीति आयोग बोलते हैं, है ना, उन्होंने भी स्टेट वाइज, है ना, स्टेट गवर्नमेंट, वहाँ की जो इंडिया की जो स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने भी इंडिकेटर्स लेके और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो करना स्टार्ट कर दिया। तो अब ये देखिए कि उनके वो इंडिकेटर्स क्या थे, है ना। तो वो इंडिकेटर थे इकोनॉमिक, हेल्थ एंड सोशल एम्पावरमेंट। अब हम इन्हीं को ही हम डीपली स्टडी करेंगे इनके बारे में। देखिए, हमारा जो फर्स्ट है वो है इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक अटेनमेंट। इसमें अ रिच रिसोर्स बेस एंड access to these resources by all, particularly the poor, downtrodden and the marginalized in the key is the key to productivity, well-being and human development। देखिए, बेस ऑफ रिच रिसोर्सेज, जो रिच रिसोर्सेज का बेस है, और इन रिसोर्सेज तक, इन जो ये रिसोर्स है, इन तक सभी लोग, मतलब इस सभी लोगों में आ जाएगा मेनली पुअर हैं, डाउन ट्रॉडन है। डाउन ट्रॉडन का मतलब होता है एक तरह से जो दलित होते हैं ना, वो उन तक इन रिसोर्सेज की मतलब पहुंच, कि मतलब ये रिसोर्सेज उन तक पहुंच सके। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये प्रोडक्टिविटी और वेल बींग और ह्यूमन डेवलपमेंट की है एक तरह से। तो ह्यूमन डेवलपमेंट की क्या हो गई? ह्यूमन डेवलपमेंट की कि जो रिच रिसोर्सेज हैं, रिच रिसोर्सेज बेस है किसका? थ्री रिसोर्सेज, दीज रिसोर्सेज बाय ऑल, पर्टिकुलरली द पुअर, डाउन ट्रॉडन एंड द मार्जिनाइज्ड, है ना। यहाँ तक जो आपके रिच रिसोर्सेज हैं, वहाँ पर पुअर लोगों की, डाउन ट्रॉडन की और मार्जिनलाइज्ड की, इनकी पहुँच होना, ये आपकी प्रोडक्टिविटी और वेलबींग और ह्यूमन डेवलपमेंट की है। ओके, नेक्स्ट देखिए, जीएनपी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएनपी? GNP means gross national product, and its per capita availability are taken as the measures to assess the resource base of any country। देखिए, एक तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है ये, है ना, और एक होता है पर कैपिटा अवेलेबिलिटी, यानी एक व्यक्ति जो अपन पर कैपिटा इनकम निकालते हैं ना, तो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऐसे निकालते हैं कि पूरी जो हमारी जितनी भी कैपिटल जो लोग हैं ना, तो एक आदमी एवरेज निकालते हैं कि एक जो व्यक्ति है उसके पास कितनी कैपिटल होगी। तो एक फार्मूला होता है, उसके थ्रू निकालते हैं। तो एक तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और एक पर कैपिटा अवेलेबिलिटी, ये मेनली मेज़र हैं असेस करने के लिए कि आप ये बेस है कि जो आपका जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो किस तरह से इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। Prevalence of poverty, illiteracy, deprivation of and injustice in social distribution system and regional disparities, all the economic achievements in India। इंडिया में क्या है? इंडिया में देखो पॉवर्टी कितनी फैली हुई है, इलिटरेसी कितनी है ना, इनजस्टिस इन सोशल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं, ये सारी इकोनॉमिक अचीवमेंट्स हमारे इंडिया के अंदर मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो देखिए, इसमें डेवलप्ड स्टेट्स कौन कौन सी हैं? महाराष्ट्र है, पंजाब है, हरियाणा है, गुजरात है ना। महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, गुजरात हैव हाई पर कैपिटा इनकम। यहाँ पर कैपिटा जो इनकम है वो बहुत हाई है। पर कैपिटा मतलब प्रति व्यक्ति इनकम, है ना, वो जो है वो बहुत हाई है। कहाँ कहाँ पे? महाराष्ट्र, पंजाब एंड हरियाणा, गुजरात। और अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो द पुअर स्टेट्स ऑफ यूपी, बिहार, उड़ीसा, एमपी, असम हैज़ लेस पर कैपिटा इनकम। देखिए, जो यूपी है, बिहार है, उड़ीसा है, एमपी है, असम है, यहाँ पर जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत कम है। इन उड़ीसा एंड बिहार मोर देन 40% पॉपुलेशन लिव बिलो द प्रॉपर्टी लाइन। बिहार और उड़ीसा में 40% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन रहती है। और द परसेंटेज ऑफ पर्सन बिलो द पॉवर्टी लाइन इन 2011-12, तो वो देखिए आप, हमारी कंट्री का है कि 25.7% इन रूरल एरियाज़ के अंदर जो लोग हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। और अगर हम अर्बन एरियाज़ की बात करें तो अर्बन एरियाज़ में 13.7% जो लोग हैं वो बिलो द पॉवर्टी लाइन है। 2011-12 के मैं डाटाज बता रही हूँ।
और अगर हम होल कंट्री की बात करें तो 21.9% जो लोग हैं ऑफ आवर कंट्री यानी इंडिया के, वो बिलो द पॉवर्टी लाइन है। तो ये रूरल एरियाज़ हैं 25.7%, ये अर्बन एरियाज़ हैं 13.7%, और ये पूरा कंट्री के लोग हैं 21.9% जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है। नेक्स्ट देखिए GDP. What is the full form of GDP? GDP means gross domestic product. Okay, of a country does not fully reflect the quality of life of a country. There are other factors like housing, access of public transport, air quality, access to drinking water, which also determine the standard of living. अब मैं आपको एक बात करती हूँ कि केवल इनकम कमाना ही हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट हुआ है। पैसे मिल गए हम कह दें कि डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। पापा की सैलरी बढ़ गई हम कहेंगे पापा की सैलरी तो बढ़ गई लेकिन पीने को पानी अब तक साफ नहीं है। पापा की सैलरी तो बढ़ गई लेकिन हमारे कोई डिजीज़ बीमारी हो जाती है तो हम डॉक्टर के पास नहीं जा पाते किसी भी रीज़न से। तो यही है कि GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री डज नॉट फुली रिफ्लेक्ट द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को रिफ्लेक्ट नहीं करता ऑफ अ कंट्री, किसी भी कंट्री की। देयर आर अदर फैक्टर्स भी हैं लाइक हाउसिंग, सभी को घर मिलना चाहिए, एक्सेस टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सभी के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो, प्रॉपर एयर क्वालिटी अच्छी हो, है ना, और एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, सबको साफ सुथरा प्योर वाटर मिले पीने के लिए, विच ऑल्सो डिटरमाइन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो यही हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को डिटरमाइन करता है। ओके, jobless growth and rampant employment are some of the important reasons for higher incidence of poverty in India. देखिए अब ये देखिए सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये कि जॉबलेस ग्रोथ, जॉब तो है नहीं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। रैम्पेंट अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि रैम्पेंट का मतलब है कि अनियंत्रित, एम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ रहा है ना। और सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न है फॉर हायर इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। और भी बहुत सारे रीज़न है इंडिया के अंदर पॉवर्टी के बढ़ने के। देखिए बच्चों, जो सेकंड है वो आता है इंडिकेटर्स ऑफ हेल्दी लाइफ, है ना, इंडिकेटर्स ऑफ हेल्दी लाइफ। तो लाइफ फ्री फ्रॉम इलनेस एंड एलमेंट एंड लिविंग अ रीजनेबली लॉन्ग लाइफ स्पैन आर इंडिकेटिव ऑफ अ हेल्दी लाइफ। अगर मैं आपसे बात करूं कि हेल्दी लाइफ क्या है, तो हेल्दी लाइफ है कि फ्री फ्रॉम इलनेस, है ना, बीमारी से फ्री एकदम हमारी लाइफ। दूसरा एक वर्ड आया एलमेंट, एलमेंट का मतलब होता है कोई बीमारी नहीं है, एंड लिविंग अ रीजनेबली लॉन्ग लाइफ, और हमारी ज़िंदगी जो हो वो लंबी हो, यानी 20, 21, 22, 30, 50 साल में, 90 साल, 100 साल हमारी लाइफ होनी चाहिए, वो भी बिना किसी बीमारी के। तो हम उसे बोलेंगे एक हेल्दी लाइफ। ओके, तो दिस इज इंडिकेटिव ऑफ अ हेल्दी लाइफ फ्रॉम इलनेस फ्री, एलिमेंट फ्री एंड अ लॉन्ग लाइफ। ठीक है। नेक्स्ट देखिए अवेलेबिलिटी ऑफ प्री एंड पोस्ट नटल healthcare facilities in order to reduce infant mortality and post-delivery deaths among mothers, old age, healthcare, adequate nutrition, and safety of individual are some important measures of a healthy and reasonably long life. देखिए पोस्ट, इसमें एक वर्ड आया कि प्री एंड पोस्ट नेटल, इसका मतलब होता है जो डिलीवरी के प्री यानी पहले और पोस्ट यानी कि बाद में, है ना। तो डिलीवरी के बाद और डिलीवरी से पहले जो इन्फेंट मोर्टेलिटी है, रेट है, उसको डिक्रीज़ करना। सभी को मालूम है कि ये आपकी मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी क्या होती है, तो इसकी जो परसेंटेज है उसको क्या करना, डिक्रीज़ करना। और उसके लिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो हैं वो उसकी अवेलेबिलिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ओल्ड एज जो लोग हैं उनके लिए हेल्थ केयर जो फैसिलिटी है वो दिलवाना उनको, है ना। एक एडिकेट न्यूट्रिशन यानी जितने उनको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है वो उनको मिलनी चाहिए। एंड सेफ्टी ऑफ इंडिविजुअल आर सम इम्पॉर्टेंट मेजर्स ऑफ हेल्दी एंड रीजनेबली लॉन्ग लाइफ। और ये कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट मेजर्स हैं हेल्दी एंड रिस्पॉन्सिबली लॉन्ग लाइफ के,
है ना। अवेलेबिलिटी ऑफ प्री एंड पोस्ट नेटल, प्री एंड पोस्ट नेटल का डिलीवरी से पहले और डिलीवरी के बाद, है ना। तो जो आपकी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, इसको क्या करना है, रिड्यूस करना है। उसके लिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करानी चाहिए, है ना, डिलीवरी के समय। दूसरी बात ये कि जो मदर्स को और नेक्स्ट जो ओल्ड एज के जो लोग हैं जिनकी एज ज़्यादा है, उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड कराना, एडिकेट न्यूट्रिशन, जो उनको ज़रूरत है न्यूट्रिशन की, वो दोनों को ही, है ना, जो प्रेग्नेंट लेडी भी है, ओल्ड एज भी है, उन सबको, और बल्कि सभी को, बच्चों को भी। एंड सेफ्टी, और सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑफ इंडिविजुअल, हर किसी की, आर सम इम्पॉर्टेंट मेजर्स ऑफ अ हेल्दी एंड रीजनेबली लॉन्ग लाइफ. India has done reasonably well in some of the health indicators like decline in death rate. देखिए 1951 में थी, इट इज़ 25.1 पर थाउजेंड पे 25.1, और 2015 में अगर आप इस देखो डेथ रेट, तो वो आ गई आपकी 6.5 पर थाउजेंड, तो कितनी डिक्लाइन हो गई है डेथ रेट, है ना. In the same period, infant mortality from 148 per thousand to 37 per thousand. सेम पीरियड का मतलब हो गया 1951 में जो मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थी, वो थी पर थाउजेंड पर 148 मोर्टेलिटी रेट, और जो 2015 में कितनी हो गई, देखिए डिक्रीज होके 37 पर थाउजेंड. कितना डिफरेंस आ गया, कम हो गई, डिक्रीज हो गई. पीरियड वही चल रहा है 1951 एंड 2015. It also succeeded in increasing life expectancy at birth 1951 और 2015. देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ 1951 उसमें थी 37.1 ईयर से 66.9 ईयर फॉर मेल्स, और फीमेल्स के लिए देखिए 37.1 तो थी 1951 में, और 2015 में 66.9, यानी बढ़ गई, देखिए बर्थ, है ना. लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो रेट है, बर्थ रेट है, वो बढ़ गई है. 37.1 थी 1951 में, और 66.9 हो गई 2015 में. अब देखिए नेक्स्ट फीमेल्स के लिए, ये मेल्स के लिए थी, फीमेल्स के लिए 36.2 ईयर्स in 1951 और 70 years in 2015 for females. Okay. बर्थ रेट ड्यूरिंग 1951 टू 2015 देखिए, बर्थ रेट जो 1951 में थी वो थी 40.8, और 2015 में हो गई 20.8, यानी कि देखिए डिक्रीज हो गई है. बर्थ रेट इज़ ऑल्सो डाउन, बट इट इज़ मच हायर देन मैनी डेवलप्ड कंट्रीज. बर्थ रेट डाउन तो हुई है, लेकिन फिर भी बहुत सारी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके मुकाबले अगर हम देखें तो हमारी जो बर्थ रेट है वो हाई है. इंडिया हैज़ रिकॉर्डेड डिक्लाइन फीमेल सेक्स रेशो. दूसरी बात, इंडिया की जो सेक्स रेशो है वो भी डिक्लाइन होती जा रही है. With the expectation of Kerala, the child sex ratio has declined in all the states, and it is the most alarming in the developed states of Haryana, Punjab, where it is below 850 female children per thousand male children. देखो, विद द एक्सेप्शन ऑफ केरला, अगर हम बात करें केरला को छोड़कर, केरला में तो सेक्स रेशो है ही हाई, उसकी बात, उसको छोड़कर अगर हम बात करें तो आप देखोगे कि सेक्स रेशो जो है वो डिक्लाइन हो रहा है सभी स्टेट्स में, और इट इज़ द मोस्ट अलार्मिंग स्टेज आ गई है कहाँ पर, हरियाणा और पंजाब में, कि वहाँ पर देखिए ज़रा, फीमेल चिल्ड्रन पर 1000 मेल, मतलब 1000 मेल पर ओनली 850 फीमेल चिल्ड्रन है. कितना कम है. तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं वो आपको, जो इक्वेशन मैंने लास्ट में लिखा है, व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, तो देखिए इसके जो फैक्टर्स हैं, ये तो आपको एक ऐसे टाइप क्वेश्चन रेडी ही करना है, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिख ही दिया है, क्योंकि ये मेनली आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. ओके, देन इस टॉपिक को हम यहीं फिनिश करते हैं, एंड नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे. थैंक यू.